स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए ज्ञान की इस तिजोरी को खोलते हैं। शुरुआत ना इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतों और अधिकारों से करते हैं। हम्म। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 लागू किया है। अब सोर्स बताते हैं कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण गैस की जो कमी हो सकती है, उसे रोकने के लिए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत लाया गया है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी कदम है। और इसे याद रखने की ट्रिक कितनी आसान है ना। मतलब गैस हर रसोई के लिए एक आवश्यक या असेंशियल चीज है। तो स्वाभाविक है कि ये 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में ही आएगी। एकदम सटीक ट्रिक है। और अगर इस कदम को हम एक बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो सीधा असर है जो हर घर की रसोई तक पहुंचता है। सही बात है। मिडिल ईस्ट में जब भी तनाव बढ़ता है ना, तो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन बुरी तरह गड़बड़ा जाती है। सरकार ने गैस को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया। इसका तकनीकी अर्थ यह है कि अब इसकी जमाखोरी नहीं की जा सकती। कीमतों को अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है। मतलब संकट आने से पहले ही ढाल तैयार कर ली गई। एग्जैक्टली। प्रोएक्टिव कदम है ये। तो ऊर्जा की इस बुनियादी जरूरत से थोड़ा आगे बढ़े तो जीवन के अधिकारों से जुड़ा एक और बहुत बड़ा फैसला सीधे सुप्रीम कोर्ट से आता है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी जिसे हम पैसिव यूथेनेजिया कहते हैं, हम्म। उसे संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार माना है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल। इसके पीछे का तर्क ये है कि गरिमा के साथ मरना यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी भी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। और इसकी ट्रिक भी एकदम सटीक बैठती है। आर्टिकल 21 जब जीने का हक देता है, तो गरिमा और सम्मान के साथ शरीर छोड़ने का हक भी तो उसी में छिपा होना चाहिए ना। बहुत गहरी बात है। मुझे तो ये विचार बहुत दार्शनिक लगता है। हम्म। ये वैसा ही है जैसे किसी खूबसूरत किताब को सम्मान के साथ बंद करने का जो अधिकार है, वो उसी किताब को पढ़ने के अधिकार का ही एक अटूट हिस्सा है। क्या बात है, ये बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी आपने। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये कि जीने का अधिकार अब सिर्फ बायोलॉजिकल रूप से सांस लेने तक सीमित नहीं रह गया है, हम्म या किसी मेडिकल मशीन के सहारे बस जिंदा रहने तक। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का कानूनी मतलब है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेना, खासकर तब जब किसी मरीज के ठीक होने की कोई गुंजाइश ही ना बची हो। मतलब जब सिर्फ पीड़ा बचती है शरीर में। बिल्कुल। जब जीवन की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, तो उस पीड़ा को आधुनिक मशीनों के जरिए जबरदस्ती बढ़ाना इंसान की गरिमा के खिलाफ है। ये कानून के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन है। सही कहा। और देखिए, एक गरिमापूर्ण जीवन सिर्फ कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं होता। ये इस पर भी निर्भर करता है कि कोई राज्य अपने नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए आर्थिक रूप से कितना सक्षम है। इकोनॉमी तो बेस ही है हर चीज का। बिल्कुल। और यहीं से हम अपनी अगली कड़ी पर आते हैं। नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, यानी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। आपको पता है इसमें किसने टॉप किया है? जहां तक मुझे याद है, उड़ीसा ने। एकदम सही। वित्तीय प्रबंधन और अपना राजस्व बढ़ाने में ओडिशा का प्रदर्शन पूरे देश में सबसे बेहतरीन रहा। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत मजेदार है, बताइए। जिसकी सेहत या हेल्थ अच्छी होती है ना, वही तो दूसरों को सही दिशा दिखाता है। दिशा से ओडिशा। हाँ, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। और मैं बता दूं कि ओडिशा का ये जो वित्तीय टर्न अराउंड है ना, वो वास्तव में किसी भी इकोनॉमिक स्टूडेंट के लिए एक केस स्टडी है। सच में। हाँ, एक समय था जब ये राज्य लगातार भयंकर चक्रवातों और गहरे वित्तीय घाटे से जूझ रहा था। लेकिन आज इस इंडेक्स में टॉप करने का मतलब है कि वहां के प्रशासन ने अपने सीमित संसाधनों का बेहतरीन मैनेजमेंट किया है। मतलब खर्चे कम किए और रेवेन्यू बढ़ाया। एग्जैक्टली exactly। कर संग्रह सुधारा है, कर्ज का बोझ कम किया है। और जब राज्य आर्थिक रूप से मजबूत होता है ना, तभी वो शिक्षा या स्वास्थ्य पर खुलकर खर्च कर पाता है। दिशा दिखाने और आर्थिक सेहत की बात हो ही रही है, तो भविष्य की इकोनॉमी काफी हद तक हमारी जलवायु पर भी तो निर्भर करेगी। बिना जलवायु के तो कुछ संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज इसी दिशा में एक कदम है। इसे नाबार्ड ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में क्लाइमेट डेटा के लिए
एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। हम्म। और इसे याद रखने का आसान तरीका ये है कि खेती और ग्रामीण विकास से जुड़ी जो संस्था है यानी नाबार्ड, हम्म। वही तो क्लाइमेट के बदलावों से सबसे ज्यादा गहराई से जुड़ी होगी। हम्म। ओडिशा का मजबूत होना अच्छी बात है, लेकिन कोई भी आर्थिक सेहत तभी टिकेगी जब जलवायु की सेहत अच्छी हो। 100% सच। और इस पहल के जरिए हम कृषि को देखने के नजरिए में ना एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं। वो कैसे? देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि नाबार्ड सिर्फ एक ग्रामीण बैंक है जो किसानों को लोन देता है। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन भविष्य की जो खेती है वो अब सिर्फ बीजों या मानसून पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे डेटा चाहिए, सटीक मौसम पूर्वानुमान चाहिए। नाबार्ड का ये इनोवेशन चैलेंज ये साबित करता है कि भारत अब सूखा पड़ने के बाद रोने के बजाय डेटा साइंस के सहारे पहले से तैयारी करने पर दांव लगा रहा है। ये तो बहुत ही दूरदर्शिता वाला कदम है। और भविष्य की इन तैयारियों के बीच ना हमें अपना इतिहास भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। हाल ही में एक बहुत बड़े विद्वान हरमन कुलके का निधन हुआ। वे एक इतिहासकार और भारतविद थे, मतलब हम्म। हिस्टोरियन और इंडोलॉजिस्ट। जी। दिलचस्प बात यह है कि वे मूल रूप से जर्मन नागरिक थे, लेकिन उन्होंने ओडिशा के इतिहास और खासकर जगन्नाथ परंपरा पर दशकों तक शोध किया। ये बहुत बड़ी बात है ना? और इसे दिमाग की तिजोरी में लॉक करने की ट्रिक भी बहुत प्यारी है। हर मन को भारत का इतिहास पूरे मन से पसंद था। हर मन। वाह। हरमन, बहुत खूब। हरमन कुलके का काम ना सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडोलॉजी यानी भारत विद्या में विदेशी विद्वान हमारे इतिहास और संस्कृति का गहराई से अध्ययन करते हैं। हम्म। ये विचार ही अपने आप में बहुत प्रभावशाली है कि इतिहास की कोई सीमा नहीं होती। जर्मनी में जन्मा कोई व्यक्ति उड़ीसा के इतिहास पर इतनी प्रमाणिक किताबें लिख रहा है, ये वैश्विक स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट भी पैदा करता है। वो कैसे? मतलब एक तरफ जर्मनी का व्यक्ति हमारे प्राचीन इतिहास पर मन से काम कर रहा है, और दूसरी तरफ बैंगलोर के हमारे युवा एक ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। अच्छा, आप उस नए ड्रोन की बात कर रही हैं? हाँ, भारत का पहला एम्फिबियस ड्रोन, जिसका नाम रखा गया है अवतार। एक स्टार्टअप ने इसे बनाया है, और इसकी खासियत ये है कि ये पानी के अंदर गोते लगा सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। बिल्कुल। और इसकी ट्रिक तो इसके नाम में ही है। जैसे हॉलीवुड की फिल्म अवतार में अलग-अलग दुनिया के जीव थे जो पानी और हवा में रहते थे, वैसे ही ये ड्रोन भी हवा और पानी दोनों का राजा है। इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए ना, तो ये एक बहुत ही असाधारण अचीवमेंट है। मुझे भी लगता है ये काफी मुश्किल होता होगा बनाना। बहुत मुश्किल। एम्फीबियस तकनीक बेहद जटिल होती है। हवा में उड़ने के लिए मशीन को एरोडायनामिक्स के नियम फॉलो करने होते हैं, हाँ, यानी वजन एकदम हल्का होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक उलट, पानी के अंदर जाने के लिए हाइड्रोडायनामिक्स चाहिए, हम्म। यानी पानी के भारी दबाव को सहने की ताकत और मशीन का थोड़ा भारी होना। मतलब दोनों बिल्कुल उल्टे नियम है। एग्जैक्टली exactly। एक ही मशीन में इन दोनों विपरीत नियमों को साधना किसी अजूबे से कम नहीं है। नौसेना की सुरक्षा से लेकर रिसर्च तक इसके बहुत उपयोग होंगे। कमाल है। और भविष्य की इन मशीनी उड़ानों के बाद चलिए थोड़ी प्रकृति की सुंदरता की बात करते हैं। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया। हम्म। ये फेस्टिवल सिक्किम के पैयांग में हुआ। इसका मुख्य कारण राज्य में ऑर्किड के फूलों की खेती को बढ़ावा देना है। और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही सरल है। इतने खूबसूरत और महंगे ऑर्किड के फूल अगर देखते हैं तो पहाड़ों पर जाकर थोड़े बहुत सिक्के तो खर्च करने ही पड़ेंगे। सिक्के से सिक्किम। हाँ, सही कहा। और सिक्किम की भौगोलिक स्थिति इस फेस्टिवल को बहुत खास बनाती है। आपको पता होगा, सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक या ऑर्गेनिक राज्य है। हाँ, बिल्कुल। तो ये ऑर्किड फेस्टिवल सिर्फ फूलों की प्रदर्शनी नहीं है, ये एक आर्थिक रणनीति है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का मॉडल। ऑर्किड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही महंगा बिकता है। हाई वैल्यू क्रॉप है। जी। इसे बढ़ावा देकर सरकार सुनिश्चित कर रही है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। और अगर सिक्किम के उन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए सिक्के खर्च करने की योजना बन ही रही है, तो शायद भविष्य की उड़ान उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से भरी जाएगी जिसका जिक्र हमारी अगली खबर में है। अच्छा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे हाल ही में डीजीसीएस से एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, और इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। जी। लाइसेंस मिलने का सीधा मतलब है कि अब यहाँ से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो सकेंगी।
और इसकी ट्रिक बहुत ही मजेदार है। भारी भरकम जेवर पहनकर ही तो लोग मॉडर्न शहर नोएडा जाते हैं। ये ट्रिक सच में कमाल की है। और यहाँ एरोड्रोम लाइसेंस का तकनीकी महत्व समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये लाइसेंस होता क्या है असल में? ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एविएशन रेगुलेटर द्वारा दिया गया अंतिम और सबसे कड़ा सुरक्षा प्रमाण पत्र है। ओके। इसके मिलने का मतलब है कि रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फायर सेफ्टी, सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर 100% तैयार है और टेस्ट हो चुका है। ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापार और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। मतलब एक नई शुरुआत। अब सटीकता सिर्फ उड़ानों में नहीं होती, खेलों के मैदान में भी एकदम अचूक निशाने की जरूरत होती है। तीरंदाजी की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी अब नई दिल्ली करने जा रहा है। पूरे 22 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत इतने बड़े तीरंदाजी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है खेलों के लिए। हाँ, और इसकी ट्रिक तो बहुत ही शानदार है। तीरंदाजी के खेल में भारत का निशाना एकदम दिल पर सटीक लगता है। दिल से दिल्ली। क्या बात है, 22 साल बाद मेजबानी मिलना वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर का सीधा संकेत है। जब कोई देश ऐसा टूर्नामेंट होस्ट करता है तो वहां विश्व स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। जिसका फायदा हमारे अपने खिलाड़ियों को मिलता है। एग्जैक्टली exactly. उन्हें अपने ही देश में दुनिया के बेस्ट एथलीट्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो दिल्ली तो तीरंदाजी में दिल पर निशाना लगा रही है, लेकिन पर्यावरण के मामले में असम ने एकदम बुलजाय हिट कर दिया है। अच्छा, वो हाईवे वाला इंडेक्स। हाँ, नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 में असम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। एनएचएआई ने पाया है कि असम के हाईवेज के किनारे सबसे ज्यादा हरियाली है। हम्म। और इसे याद रखने की ट्रिक इसके नाम में ही है। जहाँ चाय के बागान और जंगल इतने औसम होंगे, वहीं के हाईवेज भी सबसे ग्रीन होंगे। औसम से असम। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा औसम लगी ना, वो ये है कि हाईवे की हरियाली नापने के लिए लोग सड़कों पे फीता लेके पेड़ नहीं गिन रहे थे। इसके लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। और तकनीक का ये उपयोग प्रशासनिक पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पहले ग्रीन कवर के दावे अक्सर सिर्फ फाइलों में होते थे। हाँ, जमीन पर तो पेड़ होते ही नहीं थे कई बार। वही तो। लेकिन अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और हाईवे के किनारे पेड़ सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते। एक कार्बन सोखने, ध्वनि प्रदूषण रोकने और मिट्टी का कटाव बचाने के लिए साइंटिफिक रूप से बहुत जरूरी हैं। हम्म जब मॉनिटरिंग और सटीकता की बात चल रही है, तो सबसे ज्यादा सटीकता देश की सुरक्षा और व्यवस्था में चाहिए। बिल्कुल। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो नागालैंड के 23वें गवर्नर के रूप में हाल ही में नंद किशोर यादव ने शपथ ली है। वे मूल रूप से बिहार के वरिष्ठ नेता हैं। जी। इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अंग्रेजी के अक्षर एन से नागालैंड और एन से ही नंद किशोर। भारतीय संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। और नागालैंड जैसे राज्यों में ये और भी संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि वहाँ की अपनी विशिष्ट आदिवासी संस्कृति है। हम्म एक अनुभवी राजनेता को वहाँ भेजना केंद्र की एक सोची समझी रणनीति होती है, ताकि समन्वय बना रहे। अब आते हैं पटरियों की सुरक्षा पर। रेलवे में एक्सीडेंट रोकने के लिए कवच 4.0 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये टेस्ट दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर हुआ है। कवच बहुत चर्चा में रहा है। हाँ, ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। और इसे याद रखने की ट्रिक है कि देश के दो सबसे बड़े और व्यस्त हब यानी मुंबई और हावड़ा को सुरक्षित करने के लिए ही सबसे पहले कवच पहनाया जाएगा। सही है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब समझ आता है कि ये तकनीक जरूरी है, लेकिन इस कवच को सिर्फ इन्हीं दो रूट्स पर क्यों टेस्ट किया गया? रेलवे तो पूरे देश में है ना। बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। रातों रात हर जगह नई तकनीक लगाना असंभव है। वो तो है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर सबसे व्यस्त रूट हैं, जहां ट्रेनों की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। अगर कोई तकनीक इस भयंकर दबाव वाले रूट पर पास हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो पूरे देश में कहीं भी काम कर लेगी। एग्जैक्टली exactly, तकनीक के स्तर पर बात करें तो कवच में पटरियों और इंजनों पर लगे सेंसर लगातार एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे ही कोई ट्रेन लाल सिग्नल पार करती है, सिस्टम खुद ब्रेक लगा देता है। लोको पायलट की जरूरत ही नहीं। वाह। मतलब सबसे मुश्किल परीक्षा पहले पास करो। सुरक्षा की इसी कड़ी में एक और खबर है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद ने मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस में भाग लिया। हम्म। इसका कारण
भारत और मॉरिशस के मजबूत रणनीतिक संबंधों को दर्शाना था। इसकी ट्रिक है, भारत से मॉरिशस तक जाने के लिए मानो 3 समुद्रों जितना लंबा रास्ता पार करना पड़ा हो। 3 से त्रिकंद। बहुत स्मार्ट ट्रिक है। और यहाँ मैरीटाइम डिप्लोमेसी यानी समुद्री कूटनीति का असली खेल समझ आता है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर है। हाँ, ट्रेड रूट है वहां से। बिल्कुल। आईएनएस त्रिकन जैसे अत्याधुनिक युद्धपोत को वहां भेजना सिर्फ सद्भावना दौरा नहीं है, इसे पावर प्रोजेक्शन कहते हैं। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत हिंद महासागर में एक मजबूत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। भौतिक सुरक्षा की तो बात हो गई, लेकिन आजकल दुश्मन अक्सर अदृश्य होते हैं, जैसे कि जैसे वायु प्रदूषण। और इससे लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर नई दिल्ली में लगाया गया है। अच्छा। हाँ, ये टावर हाईवे के प्रदूषण से लड़ने के लिए शैवाल यानी एल्जे के जरिए हवा से कार्बन सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ट्रिक बहुत दिलचस्प है। प्रदूषण की सफाई करके दिल को साफ करने के लिए नीली हरी इकाई का टावर लगाया गया है दिल्ली में। ये तो बायोमिमिक्री का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब प्रकृति की तकनीक की नकल करना। आम फिल्टर बिजली खाते हैं, लेकिन ये जीवित शैवाल का उपयोग कर रहा है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण में आम पेड़ों से कई ज्यादा कुशल होते हैं। कम जगह में ज्यादा ऑक्सीजन। मतलब ये टावर दिल्ली के लिए एक विशाल आर्टिफिशियल फेफड़े की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। और अगर भौतिक फेफड़ों को साफ करने का काम एल्गी कर रही है, तो हमारी डिजिटल दुनिया की सफाई हैकर्स कर रहे हैं। हैकर्स, सफाई। हाँ, आधार प्रणाली की सुरक्षा के लिए बग बाउंड्री प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसे यूआईडीएआई ने लॉन्च किया है। इसमें एथिकल हैकर्स को सिस्टम में कमियां ढूंढने के लिए नकद इनाम मिलेगा। बग बाउंटी। ट्रिक एकदम सरल है। आधार में कोई बग ना रहे, इसलिए बाउंटी रखी है। लेकिन यार, एक बात सोचिए, आधार तो हमारा सबसे संवेदनशील डेटाबेस है। हैकर्स को खुला न्योता देना जोखिम भरा नहीं है? पहली नजर में लगता है, लेकिन साइबर वर्ल्ड में यही सबसे कारगर तरीका है। इसे क्राउड सोर्सिंग सिक्योरिटी कहते हैं। गूगल, एप्पल भी यही करते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। इसलिए बाहर बैठे एथिकल हैकर्स को चुनौती दी जाती है कि कमी ढूंढो। इससे पहले कि कोई बुरा हैकर फायदा उठाए, ये लोग कमी बता देते हैं और सिस्टम सुरक्षित हो जाता है। ये तो लोहे को लोहा काटता है वाली बात हो गई। चलिए अब समाज और सशक्तिकरण की बात करते हैं। पंजाब राज्य ने मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं को 1,1500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जी। ट्रिक बहुत भावुक है। पंजाब की मावन, जिसका अर्थ माताएं होता है, उनके सम्मान के लिए ये योजना है। ऐसी योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का हिस्सा है। अर्थशास्त्र बताता है कि जब महिलाओं के हाथ में पैसा आता है, तो वो घर के पोषण और बच्चों की शिक्षा में जिम्मेदारी से खर्च होता है। ये असली आर्थिक आजादी है। और समाज को सशक्त करने का एक और तरीका शिक्षा है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश अब चंडीगढ़ बन गया है। पहला लद्दाख था। 99.93% साक्षरता। हाँ, और ट्रिक है, पढ़ लिख कर लोगों का दिमाग एकदम चंडी यानी तेज हो जाता है। हाँ हाँ। और ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। शिक्षा सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। सब कुछ जुड़ा हुआ है ना। साक्षर समाज ही एक जागरूक उपभोक्ता बनता है। जो हमारा अगला तथ्य है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 2026 की थीम है सेफ प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। हम्म। ट्रिक है, एक जागरूक उपभोक्ता की अपनी पहुंच हर मार्केट तक होती है। पहुंच और पौन साउंड करते ना एक जैसे। बिल्कुल। और आज के ई कॉमर्स युग में जब उपभोक्ता अपने रिफंड या वारंटी के अधिकार जानता है, तभी कंपनियों पर दबाव बनता है। सही कहा। और हमारा आखिरी तथ्य भी संसाधन प्रबंधन पर है। भारत की पहली कोल्ड वाटर फिशरीज नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई। जी। उद्देश्य है ठंडे पानी की मछलियों का उत्पादन बढ़ाना। ट्रिक बहुत लॉजिकल है। मछली पालने के लिए सबसे ठंडा पानी श्रीनगर की झीलों में ही मिलेगा। ये पहाड़ों में नीली क्रांति का नया अध्याय है। ठंगे पानी की झीलें ट्राउट जैसी मछलियों के लिए परफेक्ट हैं। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और पोषण भी। तो क्या सफर रहा है ये। आवश्यक वस्तु से लेकर श्रीनगर की झीलों तक हमने 20 के करीब फैक्ट्स डिकोड कर लिए। और इन सब में एक बात कॉमन है, भारत में आ रहा एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए यहीं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। ये तथ्य सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये बताते हैं कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है।
जो चीज़ें आज करंट अफेयर्स हैं, जैसे वो एल्गी टावर या अवतार ड्रोन, सोची अगले 10 सालों में ये हमारी सामान्य जीवन शैली को कितना बदल देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आज की खबर कल का सामान्य जीवन बन जाती है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि आज की इन ट्रिक्स ने दिमाग की तिजोरी का वो ताला हमेशा के लिए खोल दिया होगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ गहराई में उतरने के लिए शुक्रिया। अब तो दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।